जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा है। तो आज गणित का 300 प्लस क्वेश्चन की महा सीरीज का पार्ट 2 है और इसमें लगातार वैसे प्रश्न बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएगी, इससे बाहर नहीं पूछे जाएगी। अगर आप 300 प्रश्न कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपकी मैथ की तैयारी पूर्ण रूपेण से हो जाएगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और यह वही सभी प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएगी, इससे बाहर नहीं पूछी जा सकती है, हम यह गारंटी के साथ कह सकते हैं। जो आपको हम टाइप बताएंगे वही टाइप से प्रश्न पूछी जाएगी और वही सारी प्रश्न पूछी जाएगी। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने 25 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है, तो वह वीडियो आप नहीं देखे हैं 25 प्रश्न का, तो आप वह वीडियो देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 26 से शुरू करेंगे। इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं कि यह वीडियो में कौन कौन सा प्रश्न है जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा और बहुत ही आसान से बताए हैं, बहुत आसान तरीका से बताए हैं, जिससे आप परीक्षा में किसी भी प्रश्न को, गणित के प्रश्न को बढ़िया से बना सकते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का मान क्या होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यह प्रश्न कैसे बनेगा। वैसे अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पहले से आता है या आप इसे बना लेते हैं तो जल्दी से इसका जवाब बताइए, और नहीं आता है तो ध्यान से समझिए कि यह प्रश्न कैसे बनेगा। देखिए, अगर ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आपको क्या करना होता है, किसी एक मान को चेंज करना होता है। जैसे आप यहाँ पे साइन 54 डिग्री को चेंज कर सकते हैं या कॉस 36 डिग्री को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आइए हम साइन 54 डिग्री को चेंज करेंगे। तो साइन 54 डिग्री को जब हम चेंज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इंटू 19 माइनस 36, क्योंकि जब 90 में से हम लोग 36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो साइन 54 डिग्री आ ही जाता है। और इसके बाद से जो माइनस कॉस 36 डिग्री दिया गया है वो माइनस कॉस 36 डिग्री हम लोग लिख ही देंगे। ठीक है, उसके बाद से आप एक फार्मूला जानते हैं कि साइन 19 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जो मान हो जाएगा हम लोगों का वह क्या हो जाएगा, कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। तो माइनस कॉस 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो आ जाएगा मान 0। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है और वह कैसे बनेगा। तब तक अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आगे से आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक के अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी कठिन है। इसको जब तक बढ़िया से नहीं समझिएगा तब तक नहीं बनेगा। तो ध्यान से समझिए कैसे बनेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको पता होगा कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r होता है, यानी कि पाई आर प्लस 2r बराबर कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दोनों में r है तो r को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो बचेगा क्या चीज़, पाई प्लस 2 बचेगा, बराबर हो गया कितना, 36। अब देखिए आप सभी जानते हैं पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो 22/7 हम लोग लिख लेंगे, प्लस 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, फिर इसको कोष्टक से बंद कर देंगे, बराबर 36। ये हो ही गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी इनका जोड़ कर देंगे। तो देखिए 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा, और 7 7 से कट जाएगा यानी कि बचेगा 1। अब 22 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22, आप प्लस और 1 से जब करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 से करने के हो जाएगा क्या चीज़, 14, बराबर अब हो जाएगा 36। ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे भिन्न का जोड़ किए हैं। तो 22 को और 14 को कितना होता है, फटाफट जोड़िए, कितना होता है, कहिएगा सर, 36 हो जाएगा, यानी कि 36/7 बराबर 36 हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है। और देखिए ये पहले वाला स्टेप से लिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं r इंटू 36/7 हो जाएगा, यानी कि जब हम लोग जोड़े तो। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, r का वैल्यू निकालना है। तो आप r का वैल्यू बहुत ही ईजी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आसान तरीका बनाने के लिए 36 में r से हम लोग गुणा कर देते हैं, तो 36r हो जाएगी और बट्टे 7 हो जाएगी, बराबर हो जाएगी हम लोग का 36। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 लिख देते हैं
और 36R में 1 से गुणा करेंगे तो 36R, और 36 में 7 से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करते हैं नहीं, गुणा में लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि गुणा में जब हम लोग लिख देंगे तो आसानी से हम लोग का मान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 36 से 36 कट जाएगा और R बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। या आप जिस भी तरीका से सॉल्व करना चाहते हैं R का वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं उस तरीके से। तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। कमाल की कितनी आसानी से आप बना दे रहे हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए गजब का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, कुछ ही सेकंड में आप बना दीजिएगा। प्रश्न समझिए। प्रश्न पहले कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट 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 का 10वां पद डैश है। मतलब कि 10वां पद जो है वह क्या होगा, इसमें आपको बतानी है। तो देखिए कहीं पे भी अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, काफ़ी आसान है। आपको सबसे पहले लिखना होगा ए प्लस, और जितना पद पूछा गया है उसमें से 1 घटा दीजिएगा, यानी कि 10 पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे और उसके साथ डी से गुना कर देंगे। अगर ऐसे ही अगर 11वां पद पूछा गया होता तो 10 लिख करके डी से गुणा कर देते। तो यहाँ पे तो 10वां पद पूछा गया है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 9D। और जब हम लोग यहाँ पे ए प्लस 9D लिख लिए तो यहाँ हम लोग समानांतर श्रेणी में ए का वैल्यू रखेंगे। तो ए का वैल्यू कौन होता है, जो सबसे पहले होता है। तो सबसे पहला क्या है, 54, तो 54 लिख दिया, और उसके बाद से 9, तो 9 और डी, तो डी का वैल्यू कौन होता है, जो हम लोग दूसरा पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी कि 51 में से 54 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो -3 जो होगा वह डी का मान हो जाएगा। यानी कि दूसरा पद में से अगर पहला पद का मान घटा देंगे तो जितना मान आएगा वही हम लोग का डी का मान होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 54 का 54 और 9 में जब -3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा, यानी कि -27 आ जाएगा। और जब -27 आ जाएगा तो 54 में से 27 को घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 27 आ जाएगा। यानी कि प्लस का जो 27 है वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो दिया गया है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपने देखा कि यह प्रश्न कैसे बना। ऐसा कोई भी प्रश्न अगर आपको की परीक्षा में आता है तो आसानी से बना लीजिएगा, अगर आप समझे रहिएगा तब तो। नहीं तो ऐसा ना हो कि केवल आप आंसर पढ़ने के चक्कर में और ना समझें और फिर आपको आगे चल करके काफ़ी दिक्कत हो जाए। तो समझते जाइए कैसे सभी प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 2√3 - 2 किस पाद में है। मतलब कि यह कहाँ स्थित है, प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में या फिर चतुर्थ पाद में। तो देखिए जब भी ऐसा अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान देनी है, अगर प्लस प्लस रहता है तो वह प्रथम पाद में होगा। ठीक है, अगर माइनस प्लस रहता है तो वह किसने पाद में होगा, द्वितीय पाद में होगा। अगर माइनस माइनस रहता है तो वह तृतीय पाद में होगा। अगर वह प्लस माइनस रहता है तो चतुर्थ पाद में होगा। कहने का मतलब हो गया कि अगर दोनों मान पॉजिटिव होगा तो कहाँ पे होगा, प्लस, यानी कि प्रथम पाद में। यानी अगर दूसरा में अगर हम बात करते हैं, अगर पहला मान माइनस में आ जाए या दूसरा मान प्लस में आ जाए तो कहाँ होगा, द्वितीय पाद में। अगर दोनों मान कहाँ आ जाए, निगेटिव आ जाए, यानी कि माइनस आ जाए तो वह मान तृतीय में हो जाएगा। अगर पहला प्लस आया दूसरा माइनस आया तो कहाँ पे होगा, तो हम लोग का चतुर्थ पाद में होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पहले वाला मान प्लस में है और दूसरे वाला मान माइनस में है, यानी कि कौन से पाद में है, चतुर्थ पाद में है। यानी ऑप्शन जो होगा डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं वीडियो को भगा भगा कर देखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और कई जगह तो पढ़ाई आपको चल रही है यूट्यूब पे, लेकिन इस तरह से समझाने की तरीका जो है वह आप लोग को नहीं समझाया जा रहा है। तो आप लोग इस तरह से समझिए जिससे कि अगर आपको कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आसानी से उसे आप बना दीजिए। गणित का सवाल है, वैसे अगर कोई दूसरा अगर सब्जेक्ट रहता है तो हम भी उसका उत्तर बता देते हैं, लेकिन मैथ है, गणित है, तो आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। ये काफ़ी आसान है, और जब आपको हम चैप्टर वाइज जब पढ़ाए हैं, चैप्टर वाइज का बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो वीडियो नहीं देखे हैं, तो देख लीजिए, सारी वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है। ठीक है, सब वीडियो देख लीजिए। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर दिक्कत होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक है। वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियो को एक एक करके देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। तो कह रहा है कि किसी m पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है, तो होता है 2m होता है। क्या होता है, 2m होता है। ये आपको याद करने वाला है, ये चीज़ को हमने पहले आपको बता दिया है और इसमें आपको समझाया भी है। तो वाला वीडियो देखिएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा 2m होता है। अगर विषम संख्या पूछ देता तो 2m + 1 हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सम पूछा है, तो केवल 2m होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ दिया गया है कि 4,3 किस पाद में है, तो बता दीजिए फटाफट। अभी आपको बताएं कि जब दोनों पॉजिटिव होगा तो कहाँ होगा, प्रथम पाद में होगा। तो प्रथम पाद पे क्या कर दीजिए, आप टिक कर दीजिए। कितना आसान हो गया है ना। अब देखिए कितना जल्दी बना दीजिए। इसीलिए जब यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, भले ही समय लगेगा, लेकिन परीक्षा में जाकर के एकदम धड़ाधड़ बना दीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है और सोच समझ के आपको बनाना है। देखिए ये प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जाता है, यानी कि सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ध्यान से समझिए कि प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठवां पद, कौन पद, छठा पद, और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा। ध्यान से समझिए। तो जब भी आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आप कैसे बनाइएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए छठा पद कह रहा है, तो छठा पद के लिए हमने आपको क्या बताया था अभी कि 1 घटा करके उसमें आपको लिखना है, यानी कि a + 5d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5d। जैसे कि अभी इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमने बताया था कि आपको a+ लिख करके, या जितना मान दिया गया है उसमें से, मान कि जितना पद दिया गया है उसमें से 1 घटा करके d उसमें गुना कर दीजिएगा। तो छठा पद कह रहा है तो a + 5d हो जाएगा, बराबर छठा पद बराबर कितना दिया गया है, 13। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। उसके बाद से कह रहा है कि 12वां पद, तो a प्लस क्या हो जाएगा, 11d हो जाएगा, बराबर कितना दिया गया, 25। ठीक है, ये कर दिए हम लोग समीकरण नंबर 2। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ए प्लस में है एक और एक माइनस में, तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 गो है प्लस में और 11 गो हो गया माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 गो प्लस में है और माइनस 25 गो है माइनस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा और 6 दूनी 12, यानी कि d का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो जब d का मान हम लोगों का 2 आ गया है तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं a का मान, क्योंकि a + 5d बराबर हम लोग को दिया गया है 13। तो a + 5 और d का वैल्यू आ गया 2 बराबर 13। तो a प्लस या a बराबर 5 दूनी 10, और 10 को जब उस साइड लेकर चले जाएंगे तो 13 में से 10 घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 13 में से 10 चला गया यानी कि 3 आ जाएगा। तो a का वैल्यू हम लोग को क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो a का वैल्यू जब 3 आ जाएगा, यानी कि a बराबर क्या होता है, प्रथम पाद। तो प्रथम पाद 3 आ गया, तो 3 हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सही उत्तर जो b नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे 3 की जगह 30 लिखा गया है ना। टाइपिंग गलती हो गया है, यहाँ पे 3 होगा, 30 नहीं होगा। ऑप्शन में जो बी नंबर दिया गया है 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, टाइप करते वक्त गड़बड़ हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी क्या होगी, यानी कि आपको दूरी सूत्र से निकालना है, यानी कि x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर से आपको निकालना है। तो आइए अब हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि x2 - x1, यानी कि x2 का जो वैल्यू है यह कौन है, -1 है। तो -1 और -5, यानी कि x1 का मान -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस, यानी कि 3 में से 7 को घट जाएगा, यानी कि 3 - 7 का स्क्वायर। जब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, -1 है और +5 है, तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 और प्लस यहाँ पे देखिए 3 है और ये आपका 7 है, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, यानी अब जोड़ेंगे तो 16 16 कितना हो जाएगा, रूट में हम लोग का 32 आ जाएगा। और जब हम लोग 32 को बाहर करेंगे तो क्या मान आ जाएगा, आप सभी तो जानते ही हैं कि 4√2 आ जाएगा। तो फटाफट आप देख लीजिए कि 4√2 जो है किस वाले ऑप्शन में है। तो आप देखिएगा कि ऑप्शन सी में दिया गया है 4√2, यानी ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे बन रहा है ध्यान से समझते जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए ये आपको हम बता देंगे कि कैसे इसका वैल्यू निकाला जाता है। काफ़ी आसान है, आप इसे याद कर रहे होंगे लेकिन दिक्कत हो रहा होगा, तो इसको हम बता देंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक आता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं और हमें कहते हैं, कमेंट में हमें बताते हैं कि सर हमें वीडियो चाहिए, टाइम जो आपको निकाला जाता है ये टेबल वाला जो वैल्यू है
त्रिकोणमिति का तो उसको हम बता देंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे बता दें आपको कि कोसेक 45 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है, तो √2 होता है। क्या होता है? √2 होता है। तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो देखिए कह रहा है कि अगर A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 की स्थिति में रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वह क्या होगा। ध्यान से देखिए, ऑप्शन कह रहा है कि असंगत होगा, या असंगत होता है, या दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए, अगर A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 तो इसका जो मान होता है वह होता है संगत होता है, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वह आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और असंगत कब होता है? जब यहाँ का मान बराबर होता है और इसके बाद वाला जो C1/C2 दिया हुआ रहता है उसमें अगर बराबर नहीं लग रहता है तब असंगत होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? संगत होता है। इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए, गलती है यहाँ पे टाइपिंग, कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो आप सभी जानते हैं और हमने बताया भी है चैप्टर वाइज, जब हमने आपको पढ़ाया है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हर चीज़ बताया है, तो आप ये बताया था कि AX³ + BX² + CX + D होता है। तो देखिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में लिखा गया है AX³ + BX² + CX + D। इसलिए कहते हैं आप टोटल वीडियो देखिए, चैप्टर वाइज भी वीडियो देखिए, सारी वीडियो देखिए, जिससे कि दिक्कत ना हो। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा कमा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर अगर x² - 5x + 7 की मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए, ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में एगो जरूर रहेगा, तो इसे समझ लीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना होता है। किसका किसका? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस जो बीटा होता है वह क्या होता है? -b/a, यानी कि -b। तो पहले से ही 5 में माइनस है, तो -5 है, तो आपको माइनस वाला हट जाएगा, यानी कि 5 अब बटे ए का मान 1 है, यानी कि केवल 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान 5 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a। तो c क्या है? 7 अब बटे ए का मान क्या है? 1, तो हो जाएगा 7/1 यानी कि 7। तो क्या हो जाएगा? 5 आपको अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था कि 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग इनका जोड़ करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो हो जाएगा ऊपर बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो बच जाएगा अल्फा, यानी कि बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। ये भिन्न का जोड़ किए हैं, भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, आप कर लीजिए। तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था? 5 आया था, तो 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया था? 7 आया था। अभी आपको हमने निकाल कर दिखाया, तो 5/7 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी में है 5/7, इसका राइट उत्तर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² + x - 6 के शून्यक क्या होंगे। देखिए, शून्यक कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझिए। अगर आपको गुणनखंड आता होगा, शून्यक निकालने आता होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं आता होता तो ध्यान से समझिए। हालांकि एक वीडियो में तो समझ में नहीं आएगी, अगर आप कहिएगा तो अलग से वीडियो बनाएंगे, और उसमें 4-5 क्वेश्चन जब बताएंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल अगर आप समझना चाहें बढ़िया से तो समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ध्यान से क्या करना होगा, देखिए 2x² + x - 6 दिया गया है, तो इसके बराबर हम लोग 0 कर लेंगे। अब क्या करना होता है इसमें कि पहले वाला जो पद दिया गया होता है और अंतिम वाला जो पद दिया गया होता है उसको गुणा किया जाता है। तो देखिए, 2x² में 6 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो देखिए, अब 12 को तोड़ करके हम लोग को बीच वाले मान के बराबर लाना पड़ता है। देखिए, तो 2x² प्लस, अगर यहाँ पे हम लोग 4x रखते हैं और यहाँ पे -3x रखते हैं और -6 = 0 कर लेते हैं। देखिए, तो 4x में से 3x बाहर चला जाएगा, तो x बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 गो x में से 3 गो x गायब हो गया, कितना x बचा? तो कहिएगा सर 1 x बचा, यानी कि 1 x आ ही गया, तो बीच वाले मान के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? और इन दोनों को जब गुणा करेंगे 4 में 3 से, तो कितना आ जाएगा? 4×3 = 12x। और अगर माइनस में कहिएगा कि सर 2x² में -6 से हमने गुणा किया तो -12x² आया, तो ठीक है, वही तो बात यहाँ पे भी है कि 4x में -3x से गुणा कीजिएगा तो -12x² ही ना आएगा। तो आपका मान ये बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो कहिएगा कि हाँ सर आ गया। अब क्या करना होता है, इन सब में से कॉमन लेना पड़ता है।
इन दोनों में से, मतलब 4 हो गया तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। देखिए तो 2 लेंगे इसमें से, तो इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब होता है कि जो मिलता जुलता हो। तो देखिए इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x मिल जाएगा, यानी कि 2x को हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो 2x जब बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ बचेगा, केवल x बचेगा, क्योंकि 2x में x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 4x है, तो 4x में से हम लोग क्या करेंगे, 2x को बाहर कर लिए तो बचेगा क्या चीज़, यहाँ पे केवल हम लोग को बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 3x में से 3x दिया गया है और -6 दिया गया है, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 3, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे तब तो यहाँ पे हम लोग का ये मान बचेगा, क्योंकि अगर x कॉमन लेते तो फिर इसमें x नहीं है और 3 इसमें है तो 3 इसमें मिल जाएगा, तो हो जाएगा x। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग जब बाहर किए हैं -3 को बाहर कर लिए हैं तो यहाँ पे +2 होगा, माइनस को तो पहले ही बाहर कर लिए हैं तो +2 होगा, यानी कि 2x इंटू एक्स प्लस 2 -3 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा। अब देखिए ये वाला और ये वाला एक समान हो गया और ये वाला देखिए दोनों एक समान आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये वाला जो कोष्टक वाला मान दिया गया है दोनों में वह अगर समान आता है तो समझ जाइएगा कि यह जो आप बनाए हैं वह ठीक है, नहीं तो वहीं पे गड़बड़ हो गया है। तो सही से चेक कीजिएगा, ये मान जो है बराबर आना चाहिए। तो हम लोग का एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2, 2x माइनस 3 1 होगा और x प्लस 2 1 होगा बराबर 0। तो जब हम लोग 2x माइनस 3 बराबर 0 रखते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी एक मान हमको आ जाएगा 3/2। तो 3/2 देखिए कहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और अगला मान हम लोग निकालते हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा -2, यानी एक वैल्यू हम लोग का आया क्या चीज़ 3/2 और एक आया -2। तो देखिए ये कहीं ऑप्शन में है, अगर नहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन गलती होगा। यहाँ देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया गया है वह तो राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि -3/2 हो गया है, चूँकि गलती है। यहाँ पे प्लस होगा और -2 होगा। ठीक है, तो आप सुधार लीजिएगा इसे, ऑप्शन को कॉपी में नोट कर लीजिए कि 3/2 कमा -2 इसका आंसर होगा। ठीक है, टाइप करते वक्त कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसको कोई परेशानी नहीं, आपको ध्यान से बस पढ़ना है, पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, इसके बाद से हम सुधारने का प्रयास करेंगे, जो टाइपिंग करते हैं उन्हें हम बोल देंगे कि वो सुधार ले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अभी आपको हमने समझाया कि इसका मान कैसे निकलता है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/a, तो -b यानी कि 2/a, ए का मान क्या आ गया 1, यानी कि -2/1, यानी कि -2/1 क्या हो जाएगा -2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान निकल के आया वो हम सभी का क्या निकल के आया -2। और अल्फा इंटू बीटा का जब मान निकलेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान आप फार्मूला जानते हैं, चैप्टर वाइज जब आपको हमने पढ़ाया था तो बताया था कि c/a होता है, यानी कि c का मान यहाँ पे 3 है और 3/a, ए का मान 1 है, यानी कि 3/1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान 3 आ गया। अब इसको यहाँ पे पूछ रहे थे कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालिए। तो जब इसे आप लोग भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे ऊपर बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -2/, अल्फा इंटू बीटा का मान है 3, तो -2/3 देखिए कहाँ है, -2/3 आपका ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला प्रश्न हम सभी का है कि दो रैखिक समीकरणों की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरणों का योग क्या होगा। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा हो क्या करती है, वह प्रतिच्छेद कर देती है, यानी कि काट देती है। जब काट देती है तो उसका क्या हल होगा, एक हल होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। और यह देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है, कह रहा है ऑप्शन √3 2√2/√2, और ऑप्शन अगला कह रहा है कि 4 + √5, और अगला ऑप्शन कह रहा है कि √15। तो देखिए जब भी ऐसा अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो क्या किया जाता है, इसमें ध्यान से देखा जाता है। तो ऑप्शन बी को देखिए, तो बी में आपको ऑप्शन दिया गया है 2√2/√2। तो देखिए √2 से √2 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या चीज़, केवल 2। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी यही तो पूछ रहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ जो होता है वह क्या होता है, तो 2 होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका उत्तर याद कर लेते हैं। देखिए याद मत करिए, समझा देते हैं। देखिए दो क्रमिक सम संख्या यानी कि 2 और 4, तो 2 4 का एचसीएफ निकालेगा तो क्या होगा, 2 ही निकल के आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ 2 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर 4 और 6 का निकालते हैं, ठीक है, तो निकालिए 4 1 6 का, तो 4 बार एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे बचेगा 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे कट गया, फिर भी क्या आया, 2 ही आया, तो इसलिए इसका क्या होता है, 2 होता। तो रटिए मत, आप लोग ध्यान से पूरी समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम सभी का देखिए क्या कह रहा है, और यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई कई बार पूछा जा चुका है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मस गुणे a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। यानी कि ab का मस और ab का लसा किसके बराबर होगा। देखिए तो ab का मस, देखिए मस कैसे निकालेगा, a का गुणनखंड कीजिए तो a, a होगा, और b का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, 1, b होगा। तो मौसम में आप जानते हैं जो मिलता है वो हम लोग का मौसा हो जाता है, यानी कि एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ क्या निकल गया, 1 निकल के आ गया। और हम लोग का एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है वो भी है, जो नहीं मिलता वो सबको गुणा कर देते हैं। तो ए बी गुणा कर देंगे 1 में, तो ए बी यानी कि हम लोग का आ जाएगा ए बी। तो 1 हम लोग का मसा आया था और ए बी हम लोग का लसा आ गया, तो 1 में ए बी को गुणा करने क्या आएगा, ए बी ही आएगा, या ए क्रॉस बी आएगा, यानी कि ए गुने बी आएगा। तो आपको ऑप्शन देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में ए बी लिखा गया है या ए गुने बी लिखा गया है। इसमें देखिए इसमें गुना का सिंबल हटा दिए हैं और इसमें गुना का सिंबल नहीं हटाया है, तो देखिए यही वाला ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन सी नंबर ही दिया है, बात वही है। तो ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कि कैसे बना, कई ऐसे स्टूडेंट है जो नहीं जानते हैं और काफ़ी गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, है ना, और कई बार पूछा गया है, ध्यान से समझ लीजिए। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, काफ़ी आसान प्रश्न है और ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मौसा निकाला जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि पाई है, मतलब पाई क्या है। तो आप लोग जानते हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी कैसे अपरिमेय संख्या है, इसको भी कहिएगा सिद्ध कराने के लिए हम सिद्ध करा करके दिखा देंगे आपको कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को नहीं किए हैं तो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं और कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें वीडियो चाहिए, उस प्रकार की सारी वीडियो हम आपको दे देंगे, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हो तब रैखिक समीकरण का योग क्या होगा। देखिए समानांतर हो जाती है, अगर कोई रेखा जो है क्या हो जाए, समानांतर हो जाएगी, जब काटेगी नहीं तो उसका हल ही नहीं होगा, यानी कि कोई भी हल नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। कोई भी जब काटेगी नहीं तो फिर उसका आंसर क्या होगा, कोई हल होगा नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो अगर c1/c2 तो समीकरण निकाय, यानी कि a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 का क्या हल होगा। कोई हल नहीं होगा, द्वितीय हल होगा या अनेक हल होगा या 2 हल होगा, क्या होगा इसको बताइए। तो देखिए जब यहाँ पे ये क्या कर दे रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 है ही नहीं, तो इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो समझते जाइए कैसे ये सभी प्रश्न बन रही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि a का मान किसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y बराबर 0 और 2x + 5y बराबर 0 का एक शून्येतर हल है ना। ax + 10y बराबर 0 किसके लिए, तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, ए बटे यानी कि a1/a2 रखते हैं हम लोग कि a1/a2, a2 का मान क्या है 2 बराबर, अब क्या करेंगे b1/b2, तो b1 का मान क्या है 10, तो 10 बराबर b2, तो b2 का मान क्या है 5। तो यहाँ से देखिए a में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पे, और 10 में 2 से गुणा करने के हो जाएगा क्या चीज़ 20, यानी कि 5a बराबर हो जाएगा हम सभी का 20, यानी कि a बराबर हो जाएगा 20/5, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 4। तो a का मान क्या आ गया 4, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर ही दिया गया है वो क्या है, वह बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर है 4, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या हो गया,
अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की मूलों की प्रकृति जो होगी क्या होगी। तो देखिए मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि डी का वैल्यू निकालना होता है, और डी बराबर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर यानी कि बी का मान क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का माइनस 4 गुणे ए का मान 1 है, ए का मान जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वही ए का मान होता है, तो ए का मान क्या है 1 है, और इंटू सी का मान भी क्या है माइनस का 1 है। तो देखिए 1 और माइनस जो है 4 में 1 से गुणा करेंगे तो -4, और फिर -1 में गुणा करेंगे तो +4 आ जाएगा, यानी कि +4। तो 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि डी का जो वैल्यू आ गया हम लोग का क्या आ गया, डी का वैल्यू 5 आ गया। तो ये डी का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है बड़ा है, बड़ा है ना 0 से। तो जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मूल जो होता है वह वास्तविक और असमान होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर होगा। ये आपको सारी चीज़ हमने पढ़ाया है, चैप्टर वाइज देखिए सारी वीडियो, ठीक है। कब होता है असमान, डी का मान जब बराबर हो जाएगा यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने बताया है। और ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछी जाती है, और जो मैं आपको बता दूंगा उससे अगर बाहर प्रश्न आएगा तो फिर कहिएगा, है ना। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो परीक्षा में बाहर आए, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ही पूछे जाएंगी और उसी टाइप का है। हो सकता है कि क्वेश्चन का जो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखा हुआ है तो वहाँ पे 2x स्क्वायर कर दे, लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा जो बताया है, प्रोसेस बस प्रोसेस वही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। चलिए तो अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं, इसीलिए आपको ये 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चला रहा है ताकि 300 क्वेश्चन आपको याद हो जाए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव 300 क्वेश्चन याद हो जाती है तो समझिए कि आपको 50 प्रश्न जो हैंगे आप धड़ाधड़ जा करके बना दीजिएगा अपने परीक्षा में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो समझिए 50 नंबर तो एकदम आपको आ ही गया। और रही सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव भी उसको हम बता रहे हैं, जाइए तो समझ जाइए कि अगर आप 50 प्रश्न में से अगर 30 भी प्रश्न का सॉल्व कर मतलब 30 अंक का प्रश्न सॉल्व करते हैं तो 50 और 30 80 नंबर आ जाएगा। और 80 नंबर बहुत बड़ी बात होती है मैथ में लाना, 80 नंबर 90 नंबर लाना काफ़ी बड़ी बात होती है, ये आप समझ सकते हैं, है ना। और ऐसे अगर आप हमारे हर एक वीडियो देखिएगा तो 100 में 100 अंक ला सकते हैं आप। पूरी विश्वास के साथ रहिए और ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसलिए कहते हैं जब तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे वीडियो नहीं मिलेगा। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया से पढ़िए, कोई भी दिक्कत होता है हमें कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न यानी कि 50वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है, यानी कि कुछ ऑप्शन आपको दिया गया है और इसमें से कह रहा है कि कौन जो है द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले जानिए कि द्विघातीय समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c बराबर 0 होता है, ठीक है। तो देखिए इस रूप का कौन नहीं है, तो देखिए ऑप्शन सी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से ऑप्शन सी में क्या पे दिया गया है x + 3/x = x² दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जब इसे हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे तो x और इसको क्या हो जाएगा, x से तो हो जाएगा x² और x कट जाएगा यानी कि बच जाएगा 3 = x²। और जब यहाँ पे हम इसको करेंगे, इसको तिर्यक मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x² में x से गुणा करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो क्यू वाला तो होता ही नहीं है, द्विघात समीकरण में x² वाला होना चाहिए। तो फिर ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, इसलिए यही नहीं है। तो यही पूछ रहा था कि कौन नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पहले समझिएगा कि प्रश्न को कह क्या रहा है। ऐसा नहीं ना कह रहा है कि नहीं है और ऐसा नहीं ना कह रहा है कि है, तो इसे समझ के आप बनाइएगा, ठीक है। तो ये रहा आज की वीडियो में आपको 50 प्रश्न, यानी कि आपकी जो 300 प्लस क्वेश्चन की चल रही थी सीरीज उसमें से 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया। रही 250 प्रश्न, और 250 प्रश्न भी आपकी कंप्लीट हो रही है। लगातार चलिए वीडियो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि वीडियो मिले, और इसके पीछे वाले जो भी वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिए। और ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के आप मंटू सर सर्च कीजिए, मंटू सर MANTUSIR, या आप चैनल का नाम भी लिख सकते हैं DLS एजुकेशन, आपको ऐप मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिए, फटाफट देखिए, ठीक है। चलिए।